Learn English literature. Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about the elements of drama. So here in the picture you can see these are all the elements of drama. The first one is plot, then characters, setting, dialogue, theme, tone, structure, conflict, symbolism, and the last one is stagecraft. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लॉट. प्लॉट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये है बिगिनिंग, ठीक है, ये पॉइंट है मिडल और ये पॉइंट है एंड. बिगिनिंग, मिडल, एंड और तीनों पॉइंट्स को मिला के हमारी स्टोरी बनती है. स्टोरी जो है ये पूरा सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है. लेकिन प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जिसका जब ड्रामाज हमारे शूट हो जाते हैं और ऑन एयर होते हैं, ठीक है, तो उसी ड्रामा के जो एक्टर्स होते हैं जब उनको किसी लाइव शो में बुलाया जाता है और उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि अच्छा आपने ये सीन किया था, इस सीन में आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज हुई या समथिंग लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके सीन्स से रिलेटेड कि एक सीन इस एक जगह पे शूट हुआ है और दूसरा सीन दूसरी जगह पे जाकर शूट हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह जो इवेंट्स और सीन्स आते हैं ना ड्रामा या स्टोरी के अंदर, उनका जो सीक्वेंस होता है, जो उनकी तरतीब होती है, ओके, सबसे पहले ये वाला सीन होगा, उसके बाद ये और ये सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं प्लॉट, ठीक है. The plot refers to the sequence of events that unfold in the story, right? It includes the exposition. अब exposition क्या होता है? Basically ये story है, ठीक है, ये from this point to this point, ठीक है, ये हमारा एक्सपोजिशन होता है. ये प्लॉट के अंदर, ठीक है, इसके इवेंट्स हैं. पूरी स्टोरी है, स्टोरी के अंदर ये जो जितने भी यहाँ पे ये पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ तक या फिर इस पॉइंट से यहाँ तक, ये सारे प्लॉट्स हैं. और इस प्लॉट के अंदर कितने इसके पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज हमने बात की थी एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन ये पॉइंट है. इसके अंदर क्या होता है? एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, ठीक है. जब भी स्टोरी स्टार्ट होती है ड्रामा की तो सबसे पहले कैरेक्टर्स, उनका नेम और उनका जो भी बिहेवियर है और थोड़ा बहुत उनके बारे में हमें हावना होती है, ठीक है, स्टार्टिंग पे. फिर सेटिंग जो ड्रामा की होती है कि ड्रामा किस लोकेशन पे है, उसकी प्लेस क्या है, टाइम क्या है, और ये चीजें जब हमें स्टार्टिंग पे पता चलती हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन, और ये बिगिनिंग के अंदर आता है, ठीक है. फिर है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन ये पॉइंट है, ठीक है, यू कैन सी ये मिडल में आ जाता है, ऑलमोस्ट मिडल में. राइजिंग एक्शन के अंदर क्या आता है? कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ये कॉन्फ्लिक्ट आप इधर देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट पे ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो राइजिंग एक्शन है ना, इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट वाला एलिमेंट भी ऐड होता है, ठीक है. इसके अंदर क्या आता है? कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका दूसरे कैरेक्टर्स के साथ या सोसाइटी के साथ या अपनी नेचर के साथ कोई ना कोई इशू या कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, या सोसाइटी के साथ भी हो सकता है, ठीक है. अब ये जो है ये राइजिंग एक्शन हो रहा है किसी भी स्टोरी का. देन क्या होता है जी? क्लाइमैक्स. अब ये आ जाता है, ये जो पॉइंट है ये क्लाइमैक्स. जब भी आप किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हो या वहां पे भी ड्रामास वगैरह अगर कोई देखने जाता है तो जब आप हाफ मूवी देख लेते हो उसके बाद आ जाता है इंटरवल, वो ब्रेक टाइम आ जाता है वहां थिएटर में, ठीक है. और वो जो इंटरवल होता है इट्स मीन कि वो क्लाइमैक्स है, अब हाफ स्टोरी हो चुकी है, ठीक है. और उसके अंदर क्या होता है? क्लाइमैक्स के अंदर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है. अब स्टोरी के अंदर क्या है? टर्निंग पॉइंट आने वाला है. देन फॉलिंग एक्शन. ये वाला पॉइंट जो है ये फॉलिंग एक्शन है, ये क्लाइमैक्स वाले पॉइंट से लेके ये नीचे वाले पॉइंट तक, ठीक है. फॉलिंग एक्शन के अंदर क्या होता है? इवेंट्स फॉलोइंग द क्लाइमैक्स, ठीक है. इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे किसको फॉलो कर रहे होते हैं? क्लाइमैक्स को. एंड द लास्ट वन इज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन ये वाला पॉइंट है. रेजोल्यूशन में क्या होता है? द कंक्लूजन और आउटकम. जो भी जितनी भी स्टोरी है उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, सब कुछ हुआ है, अब उसका जो एंड पे मॉरल लेसन जो उसका कंक्लूजन निकलना है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन. तो ये होता है बेसिकली प्लॉट. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट एलिमेंट्स जो है वो है जी हमारा कैरेक्टर. कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लेट्स सी. कैरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स
who participate in the action of the play. Obviously जब कोई play है उसके अंदर जितने भी individuals है participate करेंगे तो ही तो आगे action होगा और story आगे बढ़ेगी ना, ठीक है। Characters के बगैर तो कभी भी कोई story या drama नहीं चल सकता। Characters are the individuals who participate in the action of the play. They have personalities, of course उनकी personality होती है, ठीक है, और motivations होती है उनके अंदर। Then next क्या है, and relationships with other characters. Of course एक कैरेक्टर है उसका दूसरा है, और भी उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग आपको ड्रामा में दिखाए जाते हैं उसका उन कैरेक्टर्स के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। कोई किसका फादर है, कोई मदर है, कोई बहन भाई, इस तरह एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, एक फैमिली आपको उस ड्रामा के अंदर नजर आ रही होती है। Characters drive the plot forward through their actions, decisions and interactions. So obviously जिस तरह characters ड्रामा के अंदर मूव करते हैं वो actions करते हैं, ठीक है, और उनके actions करने से ही फिर वो जो ड्रामा के अंदर plot है, यानी जो events हमने sequence of events जो scenes होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और story जाके अपने ending point तक पहुंचती है। Next point है setting. सेटिंग का होना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये वाला भी। अच्छा सेटिंग होती क्या है, ठीक है, लेट्स सी। द सेटिंग ऑफ अ प्ले रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्शन अकर्स, ठीक है। जब भी ऑब्वियसली जहाँ कहीं भी ड्रामा शूट होना है तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होती है जो भी आपके ड्रामा की जो थीम होता है उससे सूट करता है, ठीक है। तो उस तरह की प्लेस आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है और टाइम मैनेज करना पड़ता है इन विच द एक्शन अकर्स। ओके, नेक्स्ट है जी, इट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स इसके सराउंडिंग में जितना भी फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी सेटिंग के अंदर इंक्लूड होता है, सच एज द लोकेशन, जिसके ऊपर अभी हमने बात की कि लोकेशन मैटर करती है इसके अंदर, फिर टाइम पीरियड and atmosphere, as well as any props or scenery used to establish the setting. Props और scenery क्या होता है कि जब आपको ड्रामा शूट कर रहे होते हो आस-पास में आपको props जो चीज़ें आपको ड्रामा के अंदर चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती हैं, जो आपका कॉस्ट्यूम हो सकता है या सिटिंग के लिए कोई फर्नीचर हो सकता है आसपास में, इस तरह की और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। आपको एक सीन का या उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए होता है उसके बैकग्राउंड में या उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा सीन कोई और कर रहे हो तो उस सीन के अकॉर्डिंग आपको फिर सारी पीछे सेटिंग करनी पड़ती है, चेंज। ओके, नेक्स्ट है जी डायलॉग। डायलॉग ऑब्वियसली जब कैरेक्टर्स कम्युनिकेट करेंगे तो फिर ही स्टोरी हमारी आगे बढ़ेगी। ये सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं और इनके बगैर ड्रामा नहीं आगे चल सकता, ठीक है। इन सब का होना बहुत जरूरी है ड्रामा के अंदर। जिस तरह हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अगर ड्रामा आप लिख रहे हैं तो यहाँ परफॉर्म भी होता है ना, ड्रामा तो परफॉर्म हो रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि घर में हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसी तरह ड्रामा लिखने या परफॉर्म करने के लिए इन चीज़ों का, इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे डायलॉग। डायलॉग क्या है जी? डायलॉग इज द स्पोकन लैंग्वेज। डायलॉग क्या है? इज द स्पोकन लैंग्वेज बिटवीन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। इट कन्वेज इंफॉर्मेशन, एडवांसेस द प्लॉट, reveals character traits and express emotions. Obviously इसके अंदर जब characters आपस में communicate करेंगे उनकी communication से, उनकी traits से, जिस तरह ये ना reveals character traits, आपको पता चलता है उसके बात करने से, उनके behavior से पता चलता है ओके अच्छा ये हीरो है, ये इस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं या इसके ये डायलॉग्स हैं या इसका ये बिहेवियर है, उससे आपको पता चलता है ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, इसका ये करैक्टर है। तो हर करैक्टर के बारे में आपको पता चलता है जब आप उनकी कम्युनिकेशन, उनकी स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफेक्टिव डायलॉग इज इसेंशियल फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स एंड एंगेजिंग द ऑडियंस। ओके, ऑब्वियसली जिस तरह अब जिस तरह मॉडर्न एज आती जा रही है तो आप लोगों को इफेक्टिव डायलॉग्स की जरूरत होती है। इफेक्टिव डायलॉग्स जो होते हैं जब आप बोलते हो तो ऑडियंस ऑब्वियसली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है और बहुत इम्प्रेस होती है इन सब चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट है थीम। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
थीम क्या है? द थीम इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द प्ले। एक प्ले के अंदर कोई भी सेंट्रल आइडिया या मैसेज जो है उसको हम क्या कहते हैं कि ये ड्रामा का थीम है। और जब भी आप ड्रामा देखते हो उसके बाद आप लोग इवैल्यूएट करते हो कि अच्छा इसका ये थीम था, क्योंकि जो राइटर है ना, जब वो लिखते हैं ड्रामा या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो जब अपने डायलॉग्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्शंस कर रहे होते हैं, वो आके डायरेक्ट आपको नहीं बताते, या राइटर आपको डायरेक्ट आके ये नहीं बताता कि इस प्ले या ड्रामा के अंदर ये वाले थीम्स हैं। ये आप लोग जब ऑडियंस एज अ ऑडियंस जब आप लोग देखते हो ना, राइटर के अंदर क्या क्वालिटी होती है, राइटर अपने डायलॉग्स के थ्रू और कैरेक्टर्स के एक्शंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता है कि अच्छा इसके अंदर ये थीम्स लोगों को नजर आने चाहिए। लेकिन अब आप लोग जो ऑडियंस होते हो ना, आप अपनी मेंटालिटी से इन चीजों को परसीव करते हो और डिसाइड करते हो कि इसका क्या थीम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट और मोरल दैट द प्ले राइट एक्सप्लोर्स थ्रू द एक्शंस एंड डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर। हाँ, बिल्कुल वही बात आ गई जो अभी हमने आपसे डिस्कस की थी कि राइटर जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं आके बताता कि अच्छा इस ड्रामा के अंदर हम आपको ये थीम्स बताने वाले हैं। नहीं, वो क्या करता है, प्ले राइट एक्सप्लोर्स थ्रू द एक्शंस एंड डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर जो भी डायलॉग्स या एक्शंस करते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि राइटर हमें प्ले या ड्रामा के अंदर ये चीजें बताने वाला है। Themes can vary widely and may include love, betrayal, justice, identity और social issues। ठीक है, जिस तरह ये कॉमन थीम्स जो लिटरेचर के अंदर यूज होते हैं, आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये लव था फर्स्ट वन, ठीक है, लव, वॉर, कमिंग ऑफ एज, रिडेम्पशन, सर्वाइवल, बिट्रियल, रिवेंज, कोई भी टॉपिक हो सकता है, इतने ज्यादा थीम्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो होपफुली इसकी समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एलिमेंट्स की तरफ। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है टोन। लेट्स सी कि टोन क्या होता है। टोन रेफर्स टू द ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले। टोन रेफर्स टू द ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले। अब ये मूड क्या होता है? ठीक है, मूड ये होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो इमोशंस क्रिएट करते हैं। सैडनेस हो सकती है, एक्साइटमेंट हो सकती है, इमोशंस है ना आपका मूड। जैसा हम एज ए इंडिविजुअल, हम इंसानों के मूड जो है चेंज होते रहते हैं। कभी हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, कभी कॉमिक होते हैं, कभी ट्रेजेडी हो जाती है, कभी हम रोमांटिक मूड में होते हैं। ये जितने भी मूड्स होते हैं, इसी तरह ड्रामास के अंदर भी मूड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, It is created through elements such as language. लैंग्वेज के थ्रू भी पता चलता है कि क्या टोन हो सकती है ड्रामा की। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू, फिर सेटिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करूँ कि आप अगर हॉरर मूवी कोई या ड्रामा देख रहे हो, ठीक है, तो हॉरर मूवी जब आप देख रहे हो तो उसके पीछे क्या टोन होगी, उसकी लैंग्वेज भी वैसी होगी, उसके पीछे वो कितनी हॉरिबल वॉइसेस आपको आ रही होंगी। सेटिंग क्या होगी कि बिल्कुल एक जिस तरह एक हॉरिबल इन्वायरमेंट सा पीछे क्रिएट कर देंगे। ब्लैक कलर को ऐड करेंगे। ब्लैक कलर जब आप ऐड करते हो, पीछे जितना भी मटेरियल या स्टाफ आपकी सेटिंग में पड़ा हुआ है, आप उसको ब्लैक सा दिखाओगे। या कोई ऐसी चीजें जो बहुत बंजर वीरान हवेलियां जो होती हैं, ठीक है, आपने मूवीज देखी होंगी, आपको पता होगा कि वहाँ की सेटिंग जो इस तरह हॉरिबल मूवीज होती हैं, कैसा उनका इन्वायरमेंट होता है पीछे से। ठीक है, एंड कैरेक्टराइजेशन, ऑब्वियसली आप कैरेक्टराइजेशन जब आप कैरेक्टर चूज करते हो फिर ऐसी टोन के लिए, आप जिस तरह वो कहते हैं ना ऑडिशंस होते हैं, जब एक स्टोरी होती है फिर उस से रिलेटेड बहुत से लोगों के ऑडिशंस होते हैं कि ये बंदा ये वाला कैरेक्टर या ये वाला रोल अच्छे से प्ले कर सकता है कि नहीं, तो ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, द टोन कैन बी सीरियस। देखा अभी जो हम बात कर रहे थे कि सीरियस मूड भी हो सकता है, कॉमेडिक हो सकता है, ट्रेजिक हो सकता है, सस्पेंसफुल हो सकता है, स्टाइरिकल हो सकता है। ये सारी चीजें ये क्या है, ये मूड ऑफ द प्ले है। ठीक है, टोन रेफर्स टू द ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमोंग अदर्स एंड इट इन्फ्लुएंसेस हाउ द ऑडियंस परसीव्स द स्टोरी। ठीक है, फिर वही बात कि ऑडियंस किस तरह स्टोरी को परसीव करती है, ऑडियंस को इसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आती हैं। राइटर तो अपना काम कर चुके होते हैं, उन्होंने जो चीज दिखानी होती है वो कर लेते हैं, लेकिन ऑडियंस क्या क्या चीजें परसीव करते हैं। ये समटाइम ऐसा होता है कि राइटर ने कुछ स्टोरी क्रिएट की होती है, लिखी होती है, लेकिन उसके माइंडसेट में वो चीज नहीं होती जो ऑडियंस फील करती है। ऑडियंस फिर इस तरह के फीडबैक्स लेते हैं कि राइटर कहते हैं अच्छा ये चीज भी हो सकती थी, क्योंकि राइटर का एक माइंड है, ऑडियंस इतनी ज्यादा लोग देखने वाले सुनने वाले, ठीक है, वहां पे बैठे होते हैं, और वो इतने ज्यादा माइंड, फिर वो उनके इतनी ज्यादा फीडबैक्स भी होते हैं, और वो इतने डिफरेंट डिफरेंट बातें करके जाते हैं, और राइटर ने कभी सोचा भी नहीं होता कि अच्छा मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा है, नहीं मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्ले के अंदर ये चीज भी ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी टोन। यहाँ पे आपको ये सारी जितने भी टोन्स हैं इस पिक्चर के अंदर नजर आ सकती हैं, यू कैन रीड इट। ओके, नेक्स्ट है जी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्लॉट। ठीक है, जिस तरह हमने प्लॉट के अंदर अभी डिस्कस किया था ना ये चीज, ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इस पॉइंट पे यही चीज अभी वहां पे डिस्कस हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्लॉट। प्लॉट जब स्टार्ट होता है ना, उसमें सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है, और साथ में कॉन्फ्लिक्ट, कोई एक मेन ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके ऊपर जो है जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता है, ये सेंट्रल कैरेक्टर होता है ड्रामा के अंदर, उसको कोई ना कोई इश्यूज फेस करना पड़ती हैं, और उन इश्यूज को सॉल्व करते 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 फिर एंड पे क्या है, वो स्टोरी के एंड पे उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेता है या करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट अराइजेस from the struggle between opposing forces such as characters, ideas or circumstances। जी हाँ, अभी हम बात करते हैं जिस तरह जो कहानी का मेन कैरेक्टर हीरो या प्रोटैगनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रगल होती है उनकी किस चीज की, बिटवीन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स बहुत सी हो सकती हैं, कि जिस तरह एक हमारी सोसाइटी में जिस तरह हम ड्रामा देखते हैं, तो ड्रामा के अंदर हीरो बड़ा एक वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको लव हो जाता है किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से, लेकिन उसकी फैमिली मेंबर्स, जो लड़के के फैमिली मेंबर्स हैं, वो उस लड़की को उसके स्टेटस की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो अब वहां पे अब इस ड्रामा के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सोसाइटी के साथ चल रही है। ठीक है, स्टेटस की लड़ाई चल रही है, उसको अब ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके ऊपर वो स्ट्रगल कर रहा है जो प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, इस तरह की अपोजिंग फोर्सेस और भी बहुत सी हो सकती हैं, जिस तरह एक हीरो है, उसका अपना एक गोल है और वो उसको अचीव करना चाह रहा है, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। सच एज कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रोटैगनिस्ट एक कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। फिर कुछ आइडियाज होते हैं जो सोसाइटी में हमारे, एक पर्सन एक आइडिया को जो है वो मार्केट में, जिस तरह अगर हम यहाँ पे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर जितना भी मुल्की निज़ाम, ये हुकूमत चल रही होती है, वो ज़्यादातर कैपिटलिज्म सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, अभी भी चल रही है। सिर्फ एक दो कंट्रीज हैं जिनके अंदर अभी कम्युनिज्म वाला सिस्टम चल रहा है। तो वो कम्युनिज्म, एक जिस बंदे ने आइडिया दिया था, अब उसने भी ये आइडिया जब दिया तो उसकी भी तो कॉन्फ्लिक्ट ही तो चल रही थी। ठीक है, अगर जब भी आप कोई नया आइडिया मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं या ड्रामा के अंदर कोई हीरो ही करवाता है तो उसका आइडिया किसी को पसंद नहीं आता, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ही होती है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत से टाइप्स की हो सकती है जो ड्रामा के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनको फेस करना पड़ते हैं, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले। ठीक है, उनको डिसॉल्व करना ड्रामा के अंदर, ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर यू कैन सी के मैन वर्सेस मैन, एक आदमी के दूसरे आदमी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है, मैन वर्सेस सेल्फ, एक इंसान है जिसका अपनी जात के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो अपने अंदर अपने आप को तलाश कर रहा है, या कुछ भी उसका हो सकता है। ठीक है, फिर मैन वर्सेस नेचर, नेचर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेचर को बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, कुछ एक इस तरह का थीम भी आपको कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखने का मिलेगा। फिर मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस सुपर नेचुरल फोर्सेज, मैन वर्सेस टेक्नोलॉजी, इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है,
तो लास्ट लाइन थी हमारी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स टेंशन एंड सस्पेंस प्रोपेलिंग द स्टोरी फॉरवर्ड एंड एंगेजिंग द ऑडियंस, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपको कॉन्फ्लिक्ट ऐसी मिलेगी ड्रामा के अंदर तो ऑडियंस अटैक होती है, अच्छा अब ये प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि हीरो इसको किस तरह से सॉल्व करेगा, और हम ऑडियंस हमेशा जब बैठे होते हैं हम पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। हमारे सामने अगर कोई पर्सन है ना, उसको कोई मुश्किल परेशानी आ जाए तो हम हमेशा चाहते हैं, हीरो जो है ना, हीरो अगर उसको विलन उसको मारेगा तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा हीरो बच जाए, नहीं इसको कुछ नहीं होना चाहिए, अब क्या होगा, इसका एक्सीडेंट हो गई है, इसको गुंडा लोगों ने मार दिया है। हम हमेशा जो है राइट पर्सन के साथ होते हैं एज ऑडियंस, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म ऑफ कोर्स ये एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी, सिंबोलिज्म इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स विद इन द प्ले। फिर से पढ़ते हैं, सिंबोलिज्म इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स। सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज हो सकती है और सिंबल्स, अब एक पर्सन है ड्रामा के अंदर और वो उसने ड्रेस पहना हुआ है जिस तरह क्रिश्चियंस अपना वो उनके फादर लोग वो ड्रेस पहनते हैं और गले में उन्होंने वो क्रिश्चियनिटी का जो एक उनका सिंबल होता है ना वो चेन पहनी हुई है उसने। अब वो ड्रामा के अंदर अपीरेंटली ये तो नहीं कह रहा कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ खुद को, ये तो नहीं शो ऑफ कर रहा है, लेकिन उसके ड्रेसिंग, उसके कॉस्ट्यूम और उसके वो जो साइन ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो चेन उसने गले में पहनी हुई है उससे वो क्या शो कर रहा है, वो अपने रिलीजन को शो कर रहा है, ये सिंबल है, ठीक है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें या अगर हम बात करें रेड कलर की बात करें तो रेड कलर क्या है, रेड कलर बहुत सी चीजों को सिंबलाइज करता है। रेड कलर लव को सिंबलाइज करता है, रेड कलर डेंजर को सिंबलाइज करता है, जिस तरह ब्लड शेड हो जाता है ना तो वो चीज डेंजर को शो करती है। फिर रेड कलर जिस तरह आप लोग ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, आप लोग रोड पे खड़े होते हो तो वहां पे रेड साइन का क्या मतलब होता है, यू शुड हैव टू स्टॉप नाउ ऑन दिस स्पॉट, कि आपको उसी स्पॉट पे बिल्कुल मूव नहीं करना है, वहां पे आपको खड़े हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। तो ये बहुत सी मीनिंग्स हो सकते हैं। कलर्स, ब्लैक कलर डेथ को शो करता है, व्हाइट कलर पीसफुल इन्वायरमेंट को जो सिंबलाइज करता है। तो हर चीज जिस तरह हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर, ये भी किसी चीज को सिंबलाइज करता है। तो हर ड्रामा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो शो ऑफ की जाती हैं, कैरेक्टर्स के उनके डायलॉग्स के थ्रू कोई चीज सिंबलाइज कर रही होती है किसी और चीज को, या उनके कॉस्ट्यूम के थ्रू, इस तरह, ठीक है। तो सिंबलिज्म का होना बहुत जरूरी है। Symbolism involves the use of symbols or objects to represent deeper meanings. क्या करते हैं, deeper meanings। और ये जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये बहुत अच्छे से किसी प्ले या ड्रामा को वैल्यूएट करते हैं और वो इन चीजों को अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लिटरेरी पर्सन्स नहीं है उनके लिए इन चीजों को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स विद इन द प्ले, कॉन्सेप्ट्स विद इन अ प्ले, ठीक है। समटाइम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी हाईलाइट होते हैं प्ले के अंदर जो सिंबलिज्म के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। सिंबल्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, कुछ इस तरह के एक्शंस होते हैं सिंबलिज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि दो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के एक्शन कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे उनके वो एक्शन करने के पीछे उसकी रीजन कुछ और हो सकती है, वो किसी और चीज को शो ऑफ करवाना चाह रहे हैं अपने एक्शन के थ्रू, ठीक है। इस तरह अगर हम सिंपल बात करें तो समटाइम वो जो कैरेक्टर्स नहीं है, अक्सर एक्टर्स वगैरह लोग जब किसी लाइव शो में आते हैं तो उनको कहा जाता है कि भाई आप यहाँ बैठे, अच्छा आपने किसी फेवरेट पुराने किसी एक्टर की कॉपी करें, मिमिक्री करें या उनका कोई एक डायलॉग जो है वो करें। तो वो जब उनका वो डायलॉग बोल रहे हैं तो इट्स मीन वो उस कैरेक्टर को सिंबलाइज कर रहे हैं जो उन्होंने जो पुराने किसी एक्टर ने किसी पुरानी मूवी के अंदर रोल प्ले किया होता है, ठीक है। तो वो चीज भी सिंबलिज्म के अंदर आ जाती है, इस तरह के एक्शंस को करना, ठीक है। और इमेजेस भी सिंबलाइज होते हैं, जिस तरह आजकल पेंटिंग्स बन रही हैं और पेंटिंग के अंदर हम जैसे अगर सिंपल पर्सन जो है पेंटिंग के अंदर वो जो डीप मीनिंग्स हैं
जो भी पिक्चर के अंदर पेंटिंग के अंदर जो भी चीजें ड्रॉ हुई हैं वो हम आम पर्सन नहीं समझ सकते। अगर कोई एक लिटरेरी पर्सन है तो वो हर चीज, हर एक छोटी छोटी चीज को नोट करेगा, फोकस करेगा और उसके अंदर से भी सिंबल्स फाइंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दैट कैरी एडिशनल सिग्निफिकेंस beyond their literal interpretation and reaching the themes and subtext of the drama। तो ये था सिंबलिज्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है जी हमारा स्टेज क्राफ्ट, element of drama। Stagecraft encompasses the technical aspects of theatrical production, including light, sound, set design, costumes and props। जिस तरह मूवी शूट हो रही होती है ना तो उसके अंदर क्या हो जाता है ना, लाइट, कैमरा, एक्शन, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, लाइट्स वगैरह, साउंड, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज बैकग्राउंड में जो रेडी कर रहा होता है वो पर्सन, और ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारी स्टेज क्राफ्ट के अंदर होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मटेरियल इसके अंदर मतलब जो भी पहले ज़माने में जब ड्रामा परफॉर्म होता था ना तो ये मास्क पहनकर, ये जो आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ना, ये वाला मास्क पहनकर ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। अब तो नहीं मास्क पहनते, फिर ग्लव्स पहले पहना करते थे, ये हैट और ये सारी चीज़ें जो भी मतलब एक सीन क्रिएट करने के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ें ये स्टेज क्राफ्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, these elements help create the visual and auditory environment of the play, enhancing the audience's experience and supporting the storytelling। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी स्टेज क्राफ्ट में। नेक्स्ट द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट एलिमेंट है स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले refers to its organizations and arrangement of elements। The structure of a play refers to the organization and arrangement of elements such as acts, scenes and transitions। ठीक है, आपने एक ड्रामा शूट किया है, ठीक है, और आजकल के दौर की अगर बात करूँ, ड्रामा शूट किया है तो उसके अंदर आप लोग ऐसे एपिसोड्स जो कि एंड वाले एपिसोड्स हैं उनको पहले शूट कर लेते हो, और जो शुरू वाले एपिसोड्स होते हैं समटाइम उन सीन्स को बाद में आप शूट करते हो। तो फिर बाद में ये जो डायरेक्टर है उसकी बहुत अच्छी एक अप्रोच है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ये चीज़ कि किस तरह से फिर वो सारे एक्ट्स और सीन्स को इकट्ठा करके उनकी अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं। जिस तरह अभी हमने ये सारे एलिमेंट्स आपके सामने अभी डिस्कस किए हैं ना, तो ये सारे एलिमेंट्स को एक अच्छा ये सीन, इसके बाद ये सीन, इसके बाद ये वाले एलिमेंट्स, तो इन सब को अरेंजमेंट करना ये हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्ले इफेक्टिवली बैलेंस its components to create a cohesive and compelling narrative flow। Obviously narrative flow तभी बनेगा ना जब आपके सारे elements में arrangement होगी। So this was the video about the elements of drama। Hopefully आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। If you have any question you can ask me in the comment section। और इससे related अगर आपको types of drama, scope of PS English literature, genres of literature या इससे related कोई भी वीडियो चाहिए तो वो उन सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।